आज आपने अपने थॉट्स भी वहाँ पे दिए कॉन्फ्रेंस के अंदर, लेकिन जानना ये चाहते हैं कि क्लाइमेट चेंज अगर से ग्लोबल इशू है, बट हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी वाले आबादी वाला मुल्क है, क्या उसमें भी इस मामले को लेके एक सीरियस थॉट्स लिए जा रहे हैं और एफर्ट्स हो रही हैं कि इसको कैसे ओवरकम करना है हमने? शुक्रिया डॉन का और इफ्तिकार साहब आपका इस चर्चा के लिए। बिल्कुल हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में भारत ने बहुत सारे कदम उठाए हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने के, और साथ साथ में जो क्लाइमेट के डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, चाहे वो साइक्लोन हो, फ्लड्स हो, हीट वेव हो, जो सिर्फ भारत में नहीं हमने पाकिस्तान में देखा है, बांग्लादेश में देखा है, तो कैसे उसका मुकाबला किया जाए। और ख़ास तौर से रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के बहुत सारा काम हुआ है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर के काम हो रहा है। हम देख रहे हैं कि सोलर और विंड की जो यूज़ है बहुत बड़ी है देश में। तो बिल्कुल हम देख रहे हैं एफर्ट्स कि इंडिया ने जो टारगेट्स रखे हैं 2030 के लिए, उसमें यह है कि 50% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी वो नॉन फॉसल फ्यूल सोर्सेज से आएगी, जिसमें हाइड्रो, सोलर और विंड रहेगा। प्लस ये भी बात हो रही है कि 500 गीगावाट की जो एनर्जी है वो भी रिन्यूएबल सोर्सेज से आएगी 2030 तक। तो काफ़ी एम्बिशियस टारगेट है और काफ़ी सारा रिसोर्स उसमें जाएगा। एनर्जी एफिशिएंसी पे बहुत सारा काम हुआ है, और पर जीडीपी जो कार्बन एमिशंस होते हैं उसको कम करने की बात हो रही है। तो एफर्ट्स तो हैं। खास तौर से ये भी देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत दबाव है, क्योंकि इंडिया एक बड़ा मुल्क है, 140 करोड़ लोग हैं, उनकी अपनी एनर्जी नीड्स हैं, तो उसको भी बैलेंस करना है। सही। बट अगेन इस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी रीजनल अप्रोच की बात भी की गई। आपको लगता है कि इस रीजन के अंदर ममालिक के ताल्लुकात को इतने आइडियल नहीं हैं, डिस्प्यूट्स भी हैं, उनको लेके कुछ ज़्यादा इंगेजमेंट भी नहीं होती, बट ये एक ऐसा इशू है कि जिसके ऊपर जितनी ज़्यादा देर की जाएगी शायद उतना ज़्यादा सीरियस होता जाएगा। तो कोई अंडरस्टैंडिंग हिंदुस्तान में पाई जाती है इस हवाले से कि बीइंग एक बड़े मुल्क के एक लीड रोल में आए, और कम से कम इस इशू के ऊपर जो बाकी डिस्प्यूट्स को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख के कोई इनिशिएटिव लिया जाए? देखिए, बिल्कुल एज क्लाइमेट एक्टिविस्ट और हम भी सोशल जस्टिस पे काम करते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि एक रीजनल अप्रोच होनी चाहिए, और वो मिसिंग है। अगर हम कोई भी बड़े क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं तो साउथ एशिया का अपना कोई ब्लॉक नहीं है, और मुश्किल की बात यह है कि हमें कोई भी प्लान बनाना हो, हम सिर्फ अपने मुल्क तक उसको सीमित नहीं रख सकते। हाँ, क्योंकि हम देखिए कैसे जुड़े हुए हैं। हम रिवर्स शेयर करते हैं, हम सी ओशंस शेयर करते हैं, हम माउंटेन्स शेयर करते हैं, हम एयर शेयर करते हैं। जब हम बात करते हैं पोल्यूशन की, तो कैसे हम सिर्फ अपना नेशनल लेवल प्लान बना करके सोच सकते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को हल कर लेंगे? तो ज़रूरी है कि सभी को साथ में आना चाहिए, और डेफिनेटली इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है, रिसोर्स है, बट जो पॉलिटिकल रिश्ते हमारे हैं वो अच्छे नहीं है, तो उस वजह से क्लाइमेट का काम भी इम्पैक्ट होता है। और मुझे लगता है क्लाइमेट एक एंट्री पॉइंट हो सकता है, क्योंकि चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करना हो, जिसमें हम रिसोर्सेज को शेयर करें, और या फिर जो क्लाइमेट डिजास्टर्स हो रहे हैं उन पे रिस्पॉन्ड करना हो, तो बहुत सारे रास्ते भी हैं और ज़रूरतें भी हैं कि हम लोग साथ आएँ। तो आपके ख्याल में जो पिछले अरसे में स्मोक का एक इशू चला था, और उसको लेके फिर पाकिस्तान के पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने ख़त लिखा इंडियन पंजाब के चीफ मिनिस्टर को, उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए, तो पॉजिटिवली करना चाहिए, जो कि नहीं हो पाया, तो आपके ख्याल में थोड़ा सा रवैये में बदलाव आना चाहिए? मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करना चाहिए, और वो चूंकि सॉल्व नहीं किए गए हैं इसलिए बाकी इश्यूज पे इम्पैक्ट आ रहा है, और सबकी तरफ से ये स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम कुछ एक सोल्यूशन निकालें जो हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। कोई तो एंट्री पॉइंट हो, कोई तो रास्ता निकाला जाए। इसलिए मुझे लगता है कि सिविल सोसाइटी का रोल बहुत ही अहम है, और आज हम यहाँ पर हैं, और पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया कि हम इस पे बात करें, और काफ़ी सारे लोग रीजन से आए हैं, और हम सब लोग ये फील करते हैं कि एक कोऑपरेशन होना चाहिए, हम आपस में बात करें, क्योंकि हम लोग पड़ोसी मुल्क हैं, और एक दूसरे का साथ हमें देना चाहिए। तो वो एक स्पिरिट ज़रूर होनी चाहिए हमारे अंदर में। लेकिन हमने बाजी में ये भी देखा है कि कुछ इंडिया की जानिब से डैम्स जब बनाए गए तो रिवर फ्लो को उससे मुतासर हुआ, तो लगता नहीं है कि इस तरह के इकदाम बजाय ये कि क्लाइमेट चेंज के इशू को एड्रेस करने में इसको और ज़्यादा एग्रीवेट करेंगे, और इस हवाले से अगेन
बिलखुसूस पाकिस्तान, हिंदुस्तान और रीजन के दीगर ममालिक बैठ के कुछ जॉइंट स्ट्रेटजी के साथ सामने आए तो शायद चीज़ों को बेहतर अंदाज में एड्रेस किया जा सके? देखिए, मुश्किल तो है कि कहीं ना कहीं ये जैसा मैंने कहा कि बड़े पॉलिटिकल इश्यूज रिजॉल्व नहीं है, इसलिए वो टिट फॉर टैट आ जाता है। कोई एक कंट्री एक स्टेप लेता है, फिर उसके रिस्पॉन्ड में दूसरा कंट्री को और स्टेप लेता है, तो जो स्पिरिट एक कोलैबोरेशन की होनी चाहिए और इशू रेजोल्यूशन की होनी चाहिए वो बढ़ जाता है। और ब्लेम गेम जो चल रहा है काफ़ी दशकों से, अब तो डेकेड्स हो गए इस बात को, मुझे लगता है कि हम उसी तरह से आगे नहीं जा सकते। पीस ऑफ एडवाइस पाकिस्तान के लिए क्या है कि हमें इस इशू को अगर मकामी तौर पर एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल सपोर्ट कब आएगी कि नहीं आएगी इंतज़ार तो नहीं किया जा सकता, तो शुरुआत पाकिस्तान को आपको लगता है कहाँ से करनी चाहिए? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, एक तो अवेयरनेस, जैसे जो मीडिया का प्रोग्राम है, मुझे लगता है जितना लोकल लैंग्वेज में जाए ताकि आम जनता जो है वो ज़्यादा इसके बारे में अवेयर हो। लोकल लेवल की प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये कॉन्फ्रेंसेस इसलिए यूज़फुल हैं कि हम पॉलिटिशियंस को ला सकते हैं, हम एक्सपर्ट्स को ला सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक्शन लोकल लेवल पे होना है। लोकल प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए लोकल अवेयरनेस ज़रूरी है। उसके हिसाब से पॉलिसीज़ बननी चाहिए ताकि वो पॉलिसीज़ ऐसी हों कि जो लोकल लेवल पे इम्पैक्ट लाएं। फिर हमारी रीजनल अप्रोच होनी चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि वो क्राइसिस ज़रूर ग्लोबल है, लेकिन सोल्यूशंस को हमें बहुत ज़्यादा लोकल लेवल पे देखना होगा क्योंकि आज हम जो टेम्परेचर लेवल है वो 1.6 डिग्री है अगर हम कंपेयर करें आज से 200 साल पहले से, और ये लगातार बढ़ रहा है। तो हम आज कोई भी सोल्यूशन अगर कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के बनाएंगे वो नीचे जाकर के नहीं चलने वाला है कुछ टाइम तक। तो लोकल लेवल पे एक नॉलेज जनरेशन होना चाहिए और वहाँ पे एक्सपर्टीज को डेवलप करना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए ताकि वहाँ से सोल्यूशन आए, वही सस्टेनेबल होगा। और इनफैक्ट इस रीजन के अंदर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी एक बहुत बड़ा इशू है, तो आपका ख्याल है कि ये भी इस प्रॉब्लम को के अंदर कहीं ऐड करेगा और इशू को भी हमें बड़ा एग्रेसिवली एड्रेस करना चाहिए? बिल्कुल, पॉपुलेशन जितना बढ़ेगा उतना नेचुरल रिसोर्स पे उतना इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि पर कैपिटा नेचुरल रिसोर्स तो नहीं बढ़ रहा है बल्कि कम हो रहा है। तो डेफिनेटली पॉपुलेशन एक इशू है, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूंगा कि एक ग्लोबल इनइक्वालिटी भी है। अगर आप हमारी पॉपुलेशन को देखें कि वो पर कैपिटा कितना रिसोर्स कंज्यूम कर रही है और वही चीज़ आप यूएस में देखें, ऑस्ट्रेलिया में देखें, तो वो कहीं ज़्यादा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पॉपुलेशन इशू नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन साथ साथ में वो एक ग्लोबल इनइक्वालिटी का भी इशू है। तो हम लोग ये भी कहते हैं कि वेस्ट को कंज्यूम करना कम करना चाहिए ताकि वो जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो जो कि शेयर्ड हैं, कॉमन है, वो जहां पॉपुलेशन ज़्यादा है उनकी तरफ इस्तेमाल हो। तो डेफिनेटली पॉपुलेशन एक इशू है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्लोबल इनइक्वालिटी भी एक बहुत बड़ा इशू है। और लास्टली आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो रिच कंट्रीज़ हैं, कोई डेवलप कंट्रीज़, उनका रिस्पांस इस इशू के हवाले से क्या आपको लगता है? क्योंकि हालिया दिनों में आपने देखा है कि अमेरिका के अंदर इंतज़ामी तब्दील हुई और ट्रंप साहब ने इस गोया के प्रोग्राम से बाहर निकल गए हैं, तो ये कितना डिस्करेजिंग है और उनका जो इस वक्त एटीट्यूड है, आपको लगता है कि वो कैसा है? आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? बहुत ही गलत है और ये एक बहुत ही गलत एग्जाम्पल सेट हो रहा है कि हम सब ने साथ मिलकर के एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट किया, आज यूएस दूसरी बार उस अग्रीमेंट से बाहर आ गया है और ये कोई अच्छा मैसेज नहीं देता है, खासतौर से तब जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं जो कि ये ग्लोबल इशू है और हम लोग जो साउथ एशिया में हमारी वजह से क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है और जिनकी जिम्मेदारी है, और यूएस की तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है। आज भी हम अगर देखें तो हिस्टोरिकली 1/4 ऑफ एमिशंस, 25% के करीब एमिशंस जो आज एटमॉस्फेयर में है वो अमेरिका से आए हैं। तो जिम्मेदारी उनकी सबसे ज़्यादा है और वो अभी भी फॉसिल फ्यूल और तेल कोयले का ज़्यादा एक्सट्रैक्शन और ऑयल की यूज़ की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल सही नहीं है, और उनकी फाइनेंस देने की भी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है। तो बिल्कुल अच्छा एग्जाम्पल नहीं है और मेरा ये मैसेज है बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ को, रिच नेशंस को, कि ये स्टेप अप करें और ज़्यादा रिसोर्स प्रोवाइड करें, क्योंकि अगर हम देर करेंगे एक ट्रांजिशन लाने में तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ हम पर नहीं होगा, उन पे भी होगा। तो उनको ये बात समझनी होगी कि हम सब एक ही क्लाइमेट सिस्टम का पार्ट हैं। तो अगर हमारा ट्रांजिशन डिले हो रहा है और अगर हम तेल, कोयले और गैस का इस्तेमाल करते रहेंगे क्योंकि हमें फाइनेंस और टेक्नोलॉजी नहीं मिला है, तो उसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम पे वहाँ पे भी होगा, जो हम देख रहे हैं कि यूरोप में हीट वेव हो रही हैं या जो अभी लॉस एंजलिस में फायर हुई।